हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम के लिए हमारी खास सीरीज जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। फाउंडेशन का मतलब होता है जहां बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ एग्जाम लेवल को भी डिस्कस किया जाए, उसको हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। तो आरबीआई ग्रेड बी की इस सीरीज में हम लोगों ने रीजनिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट शुरू किया था दैट इज क्वांट, और क्वांट के अंदर भी आज जो लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले हमने 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें हमने शुरुआत की थी बहुत बेसिक फंडामेंटल से, फिर सिंपलीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 पार्ट में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछले वाले लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उन लेक्चर्स को भी जरूर देखें। आज जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 होगा, कल की क्लास में पार्ट 2 होगा। परसेंटेज टॉपिक की आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के नजरिए से बहुत अहमियत है। अगर मैं मान के चलूं कि पूरे क्वांट के अंदर भी परसेंटेज एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिनसे बहुत सारे टॉपिक्स को आसान बनाया जा सकता है, तो इस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा। और स्पेशली आज की इस परसेंटेज की पार्ट 1 क्लास में हम परसेंटेज पे बेस्ड डीआई के क्वेश्चन लेंगे। और आप जानते हैं कि आपके पेपर में 15 क्वेश्चन डीआई से पूछे जाते हैं और एक डीआई परसेंटेज से रिलेटेड जरूर होता है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा सो दैट यू कैन मेक एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन इट कैन बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। परसेंटेज की अहमियत क्या है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो कल की वीडियो में डिस्कस होंगे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो डीआई पे बेस्ड होंगे। दूसरा, इस टॉपिक का यूज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई, इसके अलावा पार्टनरशिप, एजिज, कोई भी आप टॉपिक उठा लो हर जगह परसेंटेज का यूज जरूर होता है। तो आज हमारा फोकस परसेंटेज पे बेस्ड डीआई पे होगा। परसेंटेज टॉपिक में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, तो उन चीजों पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो वो जो चीजें होंगी दैट इज, सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, फिर कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम एंड वोटर्स, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो आज की वीडियो जो है वो प्योरली डेडिकेटेड टू है डीआई, और बाकी के जो कंसेप्ट हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे वेन डायग्राम, वोटर्स, न्यू पैटर्न, ये कल वाली वीडियो में होगा। ठीक है। तो डीआई के लिए पहले बेसिक कैलकुलेशन पे काम करना जरूरी है। तो मैंने पिछली क्लास में, पिछली में तो नहीं लेकिन पहली और दूसरी क्लास में जो इस फाउंडेशन सीरीज की थी, वहां आपको कंसेप्ट से कुछ कंसेप्ट सिखाए थे परसेंटेज से रिलेटेड। जैसे एक कंसेप्ट क्या था कि जब भी हमें किसी डाटा के अंदर परसेंटेज में कुछ डाटा कैलकुलेट करना है तो हमेशा आपको ये 6 वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर मेरे पास 1600 है तो इस नंबर का 100% क्या होगा, 1600। अगर आपको उस नंबर का 50% कैलकुलेट करना है तो 100% का हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 800। और अगर आपको 25% कैलकुलेट करना है तो अगेन 50 का हाफ कर दीजिए। अगर आपको 10% कैलकुलेट करना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। और अगर आपको 1% कैलकुलेट करना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। और अगर आपको 5% कैलकुलेट करना है तो 10% का हाफ कर दीजिए। अब अगर आपने इतनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी सीख ली तो आप इनसे रिलेटेड दूसरी वैल्यूज भी आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे सपोज मुझे 75% कैलकुलेट करना है तो आप 25% कैलकुलेट करके उसका 3 टाइम कर दीजिए, या फिर आप 50% और 25% कैलकुलेट करके दोनों का सम कर दीजिए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो इन पे बेस्ड होंगी। जैसे आपको 49% अगर कैलकुलेट करना है तो आप उस नंबर का 50% कैलकुलेट करके उसमें से 1% कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे हमारे पास नंबर यही 1600 है तो इसका 50% 800 होगा, 1% 16, तो जो आंसर होगा वो 784 होगा, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपको ब्रेक करना है। कोई भी वैल्यू है, 67% कैलकुलेट करना है तो 70% में से 3% माइनस कर दीजिए। 70% आप जानते हैं 7 टाइम होगा 10% का,
तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो 10% क्या होगा 1600 का 160, और 1% 3% को आप लिख सकते हो 3 इंटू 1%, तो 3 इंटू 1% 16, तो ये हो गया 1120 माइनस 48, तो जो बचेगा दैट इज 1072। क्लियर है? तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, इन चीजों से रिलेटेड ज्यादा चीजें सीखने के लिए क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर अटेंड करें, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है? उसके बाद ये एक बेसिक परसेंटेज का रूल होता है कि a% ऑफ b दैट इज इक्वल टू b% ऑफ a। इसका मतलब है 25% ऑफ 10 ले लो या 10% ऑफ 25 ले लो, दोनों हमेशा सेम होते हैं। ठीक है? तो इन वैल्यूज पे काम करो और इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि कहीं हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज 89% ऑफ 1700, व्हाट इज 82.5% ऑफ 2800, तो इनको कैलकुलेट अगर आपको करना है तो तरीका वही लगाना है। देखो, अब 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, 100% माइनस 10% माइनस 1%, तो 100% तो 1700, 10% 170 और 1% 17, तो 1700 में से 100 गए 1600, 1600 माइनस 70 1530, 1530 माइनस 10 1520, और 7 करेंगे तो 1513। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है? तो मतलब ओरली आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, ना कि इस तरीके से 100 से डिवाइड करके कैलकुलेशन को टफ बनाना है। और डीआई में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन के अंदर बार बार परसेंटेज का यूज होगा, तो 100 से डिवाइड करके कब तक डिवाइड निकालोगे आप? बहुत मुश्किल होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करोगे 80% प्लस 2.5%, है ना? तो 80% क्या होता है 8 टाइम ऑफ 10%। अब जो 2.5% होता है वो 10% का 4 डिवाइड बाय 4 कर दो, या 5% का हाफ कर दो। अब 10% इसका होगा 280, अब 280 का 8 टाइम प्लस 10% होगा 280, 280 से को 4 से डिवाइड कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू 8 1600, और 8 इंटू 8 640। ठीक है भाई, 80 इंटू 8 640, तो ये हो गया 2240, और प्लस ये 70। तो कैलकुलेट करना भी आसान होगा, बहुत मतलब आराम से आप चल सकते हो। ठीक है भाई? तो बहुत ज्यादा तेज नहीं चलना है, कंसेप्चुअली चलना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस बाधा को क्लियर करने में। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी? तो ऐसे कैलकुलेट करना और समझना कि जो डीआई हम सोल्व करेंगे वो वैसे ही करेंगे। उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है? ये बेसिक फ्रैक्शन आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देंगे जब भी आपको फ्रैक्शंस के अंदर या डेसिमल्स में कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे एक कंप्लीट फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, और परसेंटेज में किसी डाटा की कंप्लीट वैल्यू 100% द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100%। तो दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते चलेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेंगे। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 1/2, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50%, 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, और 100 को 3 से डिवाइड किया 33 1/3 या 33.33%, 1 को 4 से डिवाइड किया 1/4, 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25%, 1 को 5 से डिवाइड किया 1/5, 100 को 5 से डिवाइड किया 20%, 1 को 6 से डिवाइड किया 1/6, और 100 को 6 से डिवाइड किया 16 2/3 या 16.66%, 1/7 14.28%। तो इन सब को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, याद नहीं करना है, सिर्फ इनको लिख लो किसी पेज पे और अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लो। जब भी जरूरत पड़े कम से कम देख देख के यूज करना शुरू करिए, आपकी कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है? और इन्हीं फ्रैक्शंस की मदद से आप आगे भी बहुत फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं, हमें मालूम है कि 1/8 12.5% होता है। कैसे होता है? अभी मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है। ठीक है? 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। कैसे होता है? अभी डिस्कस किया है। तो अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2/8, और ये कितना 25%, और हम जानते भी हैं 2/8 तो 1/4 ही होता है, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%।
जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8, और 12.5 को 3 से करेंगे तो 37.5%, 4 से करेंगे तो 4/8, और इधर 4 से करोगे तो 50%। तो यानी कि 1/2 इज इक्वल टू, अगर 5 से कर दोगे तो 5/8, और इधर 62.5%। तो सारे फ्रैक्शन आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। एक फ्रैक्शन बेसिक उठाओ और उसको दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो, चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करके आपको इन फ्रैक्शंस को बनाना है। ठीक है, अब असली कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये जो क्लास है ये परसेंटेज पे बेस्ड डीआई को हमने समर्पित की है। क्यों की है? क्योंकि आप जानते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एक क्लास में डीआई करवा दूंगा आपको तो आपको लगेगा सर ये तो बेईमानी है, वो तो जस्टिफाई नहीं करेगा। क्योंकि जिस कंपोनेंट से जिस जिस सेक्शन से 50% सवाल आ रहे हैं उसको एक क्लास में कवर करना सही नहीं है। तो अर्थमेटिक के जितने टॉपिक आते रहेंगे मैं सब पे डीआई आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा था इस फाउंडेशन सीरीज से एंड तक जुड़े रहना। अगर आपकी कट ऑफ ना निकली तो सिर्फ आप ही उसके लिए जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो पहला डीआई का क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन पढ़ो पहले। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। The bar graph given below shows the expenditure of 5 companies in 2 quarters T1 and T2 of a year out of total income in these 2 quarters। ठीक है, तो यानी कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनी है P Q R S एंड T। ठीक है, तो इन 5 कंपनीज की कुछ भी इनकम है। जैसे कंपनी P को उठाते हैं तो कंपनी पी की 2 क्वार्टर्स का डाटा यहां गिवन है कि ये एक क्वार्टर है T1 और ये दूसरे वाला डाटा है T2 क्वार्टर का। तो ये जो गिवन है वैल्यू, ये परसेंटेज में ये उनका एक्सपेंडिचर गिवन है कि अगर कंपनी पी ने कि T1 के अंदर अगर इनकम 100 रुपए है तो दैट मीन्स उसमें से ये 40 रुपीज खर्च कर देती है। तो यानी इसकी सेविंग कितनी हुई यहां पे? 60 रुपीज। सेम फॉर T2, यानी अगर यहां इनकम 100 रुपए है तो यहां पे एक्सपेंडिचर 60 है, तो यहां पे उसकी सेविंग क्या होगी? यहां पे सेविंग होगी 40। ठीक है, तो ऐसे करके चीजें दी गई हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि जो गिवन है ग्राफ वैल्यू के अंदर ये क्या गिवन है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको सोल्व करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द इनकम ऑफ ईच कंपनी फॉर T2 इज ट्वाइस दैट ऑफ T1, कि T क्वार्टर 2 के अंदर Q1 से इनकम डबल है हर एक कंपनी की। ठीक है, if 1/7 of the sum of saving of company S for both quarter is rupees 13,500। अब वो कह रहा है कंपनी एस की बात कर रहा है कि अगर कंपनी एस की T2 के अंदर अगर T1 के अंदर इनकम 100x है तो T2 के अंदर इनकम कितनी होगी? 200x। क्यों? क्योंकि डबल है भाई, है ना। अब इसका जो सेविंग का 1/7 है तो T1 के अंदर अगर बात करें तो अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो 40% सेव करता होगा। तो 40% किसका लेंगे? इनकम का। ठीक है, प्लस अब Q2 के अंदर वो 50% अगर एक्सपेंसिज हैं उसके तो 50% सेविंग होगी। तो 50% लेंगे किसका? इनकम 200x का। और ये सम बराबर है किसके? 13,500 के। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखो। फाइंड द सेविंग ऑफ कंपनी क्यू इन T2। जो कंपनी क्यू है जहां इसका एक्सपेंडिचर 50% है T2 में, तो यहां पे सेविंग बतानी है हमें। ठीक है, तो सेविंग भी 50% होगी। तो इफ इनकम ऑफ क्यू इन T1 इज 60% एज दैट ऑफ द कंपनी एस इन T1, तो दैट मीन सारी इंफॉर्मेशन यहां पे टिकी हुई है। यानी आप पहले इसकी वैल्यू निकाल दो, क्योंकि कंपनी एस की T1 में इनकम यही है, तो उसके बाद Q की T1 में आ जाएगी क्योंकि इसका 60% ले लेंगे, फिर Q2 की आ जाएगी और फिर उसकी सेविंग आ जाएगी। तो पहले इसको यहां से सोल्व करो भाई। 17 40% ऑफ 100x इज 40x और 50% ऑफ 100x इज 100, 200x इज 100x, दैट इज इक्वल टू 13500। तो x की वैल्यू होगी 13500 इंटू 7 और ये 140x होगा भाई। तो 140 नीचे, तो ये 0 7 से गया 2 और 2 से गया 675। ठीक है, तो T की इनकम आ गई 100 इंटू 675। ठीक है, लेकिन जो कंपनी Q है उसकी T1 और T1 की इनकम अगर निकालूं तो T1 की इनकम
एस की T1 में इनकम का, ठीक है भाई, 60% है, तो 100 इंटू 675 का 60% है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100। तो ये इनकम आ गई T1 में, तो T2 में इनकम कितनी होगी, जो यहां इनकम है उसका डबल होगी, तो 675 इंटू 60 इंटू 2। तो ये T2 में इनकम होगी किसकी, कंपनी क्यू की। लेकिन जो कंपनी क्यू है वो 50% एक्सपेंडिचर करती है क्वार्टर 2 के अंदर, और हमें उसकी सेविंग बतानी है क्वार्टर 2 के अंदर। तो फिर 50% एक्सपेंडिचर है, तो 50% ही क्या होगा, उसका सेविंग होगी, तो इसका 50% ले लो। तो 50% लोगे तो दैट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसल हो गया भाई 100 से, तो ये बच गया 675 इंटू 60, तो ये 0 6 5 जा 30 और 45, तो 40500, तो यानी गिवन है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो मतलब कैलकुलेशन बहुत है, अगर परसेंटेज में 100 से डिवाइड करने में इन सब में उलझे रहे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने जो चीजें आपको अभी सिखाई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से आपकी जो चीजें हैं वो आसान होंगी। ठीक है भाई, बात को समझे कि नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जहां ब्लैंक्स भी दिए हों आपको, इंफॉर्मेशन में ब्लैंक्स दे दिए और वहां वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन से और सेटिस्फाई करना है। अब पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर कंपनी पी इफ द इनकम ऑफ पी इन T1 एंड T2 इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी पी है और T1 और T2 की जो इनकम है वो 2:1 में है इनकम, ठीक है जी, इनकम 2:1 में है। अब कह रहा है कि इनकम ऑफ पी इन T2 इज रुपीज डैश, मतलब ये वाला ऑप्शन उठाना आपको, ये वाला, इस पहले ब्लैंक में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ T1 एंड T2 इज डैश, तो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है भाई, तो अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूं कंपनी पी की T1 में इनकम है 200x और T2 में इनकम है 100x, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें सेविंग का डिफरेंस लेना है उनका, तो सेविंग का डिफरेंस पहले ही ले लो ना। किसकी बात हो रही है, कंपनी पी की। तो कंपनी पी की अगर मैं सेविंग देखूं T1 में, अगर एक्सपेंडिचर 40% है तो सेविंग 60% होगी, तो 200x और 60%, तो इसका लोगे तो 120x आ गया, ठीक है। और अगर क्वार्टर 2 में देखें तो 60% एक्सपेंडिचर है तो 40% सेविंग होगी, तो ये हो गया 40x, तो दोनों सेविंग में डिफरेंस 80x का आ गया भाई, ठीक है, 80x आ गया। अब क्या होगा आगे, अब देखो सिंपली, तो ये 80x की वैल्यू ये आनी चाहिए, ये वाली हर ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यही है डिफरेंस। तो अब क्या कह रहा था, इनकम ऑफ पी इन T2, अब यानी इनकम ऑफ पी कितनी है हमारे अकॉर्डिंग, तो कितनी है T2 में इनकम कितनी है भाई, 100x है, 100x है, तो 100x की वैल्यू 100x, तो इनकम है T1 में 100x, ये इनकम है, और सेविंग का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग है 80x। तो अगर मैं ये रेशियो बनाऊं तो 5:4 बनना चाहिए, तो जिन भी ऑप्शन के अंदर रेशियो 5:4 बनेगा वही आंसर होगा भाई, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करना ही नहीं। टी इनकम ऑफ पी इन T2 निकाल लिया, कितना है 100x, ठीक है, और सेविंग का डिफरेंस कितना है 80x, और दोनों में रेशियो बनाया 5:4। अब ये जो ऑप्शन सेट कर गया भाई, अब 25,000 और 20,000 ये रेशियो बनेगा, 5,000 से कैंसिल हो गया 5:4, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये 40,000 और 32,000 8,000 से गया 5:4, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे 24 से, तो पहले तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, 24 से गया 30, 24 से गया 24, और फिर 6 से गया 5 और 4, ये भी सही है, तो सारे ऑप्शन सही है। लेकिन यहां किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू है, ठीक है। तो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी इस टाइप का डीआई बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो बच्चे, ठीक है जी, बात समझ में आई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इजी लिया है, फिर अब मैं फिर लेवल बढ़ा दूंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन तो आप भी थोड़ा जब सोल्व करेंगे तो हिम्मत मिलेगी, इसलिए आसान लिया हमने। तो स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द टेबल विच shows द बुक पब्लिश्ड एंड सोल्ड बाय टू कंपनी एक्स एंड वाई। ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, और ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बुक पब्लिश्ड बाय कंपनी एक्स,
और उसमें से कितने परसेंट सेल हुई, कितनी पब्लिश हुई उसमें से कितने परसेंट सेल हुई, और यह बुक पब्लिश बाय कंपनी वाई और उसमें से कितने परसेंट सेल हुई। ठीक है, तो सिंपल डाटा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द मंथ ऑफ जैन मार्च एंड अप्रैल। तो ये जैन, ये मार्च और ये अप्रैल। ठीक है, इफ टोटल बुक पब्लिश्ड इन जैन एंड अप्रैल बाय कंपनी वाई इज 540। अब हमें नहीं पता जनवरी में कंपनी वाई ने कितनी बुक पब्लिश करी, मान लीजिए ए पब्लिश करी और अप्रैल में बी पब्लिश करी, तो दोनों का सम यहां ए और बी का 540 है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि बुक सोल्ड बाय वाई इन जैन एंड अप्रैल इज इक्वल, जनवरी और अप्रैल में जितनी बुक सोल्ड हुई है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहां कितनी सोल्ड हुई है जनवरी में, 25% ऑफ ए, और अप्रैल में 20% ऑफ बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, ए और बी में रेशियो क्या बनेगा, 20:25, उल्टा हो जाएगा ना। तो 5 से गया 4:5, तो 4 + 5 9 की वैल्यू 540 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो जनवरी में टोटल कितनी बुक पब्लिश हुई 240, और यहां अप्रैल में कितनी बुक पब्लिश हुई 300। तो यहां बुक पब्लिश हुई है 240 और यहां बुक पब्लिश हुई है 300। अब देखो कितनी सेल हुई, तो 240 का 25% लोगे, हाफ का हाफ लोगे तो 60 भाई। फिर यहां मार्च में देखो 300 का 35%, 105। आप सोचोगे सर रट के आए हो क्या, भाई 35 की टेबल आती है मुझे, 35 3 जा 105। अब 300 का 20% लोगे तो 60। अब तीनों का सम कर दो क्योंकि आपको एवरेज बताना है, तो डिवाइड बाय 3। तो तीनों का जब सम करोगे तो 225 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 75। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, परसेंटेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना आ गया, दूसरी चीजें आ गई तो फिर आसान होगा, अन्यथा मुश्किल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ बुक सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन फरवरी इज इक्वल टू बुक सोल्ड बाय कंपनी वाई इन मई। अब कंपनी वाई ने मई में 240 बुक पब्लिश करी, 60% उसमें से सेल करी, तो 240 का 60% कितना होगा भाई, 50% प्लस 10%, 50% 120, 10% 24, तो 144। तो फरवरी में भी इतनी ही बुक पब्लिश करी है कंपनी एक्स ने, सॉरी सेल करी है, तो ये हो गया 144। अब कह रहा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो एक्स ने कितनी सेल करी 144, वाई ने 500 का 22% यानी 110, तो टोटल कितना 144 110, तो टोटल बुक जो सेल हुई वो 254 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, what is the total number of books sold in the month of March and April by company X and Y। तो मार्च और अप्रैल में जितनी बुक सेल हुई है उनका टोटल बताना है भाई। ठीक है, if there is an increment of 20% and 25% in book published by company X and Y in April relative to the previous month, कि देखो जैसे यहां 250 बुक पब्लिश हुई है तो अगले महीने 20% का इंक्रीमेंट है, तो 250 का 20% 50, तो मतलब इस मंथ में 300 बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ 300 है तो 25% का इंक्रीमेंट है, तो 300 का 25% 75, तो यहाँ जो बुक पब्लिश हुई है वो 375 है। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि 250 में से 40% सेल हुई तो मतलब 100, और 300 का 25% मतलब 75, फिर यहाँ 300 का 35% यानी 105, और फिर यहाँ 375 का 20% यानी 1/5 75। तो टोटल कितनी सेल हुई 175 175 और ये 180, तो टोटल जो सेल है वो 355 की है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। क्लियर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हो कि नहीं, चलो नेक्स्ट। अब ये एक नेक्स्ट डीआई समझिएगा, बहुत शानदार सा डीआई है, प्योरली बिल्कुल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, कैसे सोल्व करना है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स partial information about the number of students pursuing masters from the Indian Institute of Management Ahmedabad IIMA. Students are categorized as engineer and non-engineer based on their ग्रेजुएशन बैकग्राउंड।
तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल मेल स्टूडेंट प्लस टोटल फीमेल स्टूडेंट। अब देखो जी, ये है सिटी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, असम, कलकत्ता कि यहां से इतने लोग आए हैं। ये है कि उनमें से इंजीनियर कितने परसेंट, अगर टोटल 100 लोग आए दिल्ली से तो उसमें से 68% इंजीनियर है। फिर यहां बता रहा है कि नंबर या परसेंटेज, अगर नंबर दे रखा है तो नंबर, परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज ऑफ मेल इंजीनियर आउट ऑफ टोटल इंजीनियर, कि टोटल जितने इंजीनियर थे ना, ठीक है, जैसे सुपोज दिल्ली से 100 लोग आए तो इंजीनियर 68, तो उसमें से मेल कितने हैं और फिर बाकी जो है वो फीमेल कितनी है। ऐसे ही जो इंजीनियर है वो, लेकिन फिर ये जो नंबर है ये है कि जितने नॉन इंजीनियर है उनमें मेल कितने हैं। ठीक है, जैसे आप यहां देखोगे दिल्ली में 68% इंजीनियर है, तो अगर दिल्ली से 100 लोग आए तो इंजीनियर कितने हैं 68, तो नॉन इंजीनियर कितने हैं, नॉन इंजीनियर 32% है ना, टोटल तो 100 ही होता है। तो इस 68 में से कितने मेल हैं, तो वो ये कॉलम होगा, और इस नॉन इंजीनियर में कितने मेल है वो ये कॉलम होगा। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल है, चाहे वो इंजीनियर है चाहे नॉन इंजीनियर है। टेबल तो अच्छे से समझ में आ गई ना। तो अब क्वेश्चन देखो फिर क्या है। सबसे पहले देखो क्या है, इन मुंबई द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन बहुत होगी। किसकी बात हो रही है, मुंबई की। तो मुंबई का डाटा उठा लेते हैं। मान लीजिए मुंबई से कितने लोग हैं टोटल, 100x। आप कहोगे सर एक्स क्यों लेते हो, एक्स से नफरत नहीं है क्या आपको, एक्स से नफरत आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नफरत किसी से भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सबके साथ प्यार से रहिए। ठीक है, एक्स में इसलिए लेता हूं ताकि मुझे एज्यूम्ड वैल्यू और गिवन वैल्यू में डिफरेंस रहे पता, कि ये एज्यूम किया था मैंने और ये गिवन है। ठीक है, और कोई पर्पज नहीं। तो इंजीनियर कितने हैं 88%, तो 100x में इंजीनियर कितने हैं 88%, तो मतलब 88x इंजीनियर है। तो नॉन इंजीनियर कितने होंगे भाई 12%, क्योंकि टोटल तो 100 ही है ना, तो 12x नॉन इंजीनियर है। अब इस जो इंजीनियर है उसमें 75% मेल है, अगर यहां पे मेल निकालूं तो 75%, और फीमेल जो होंगी वो 25% होंगी। तो 25% का मतलब है हाफ का हाफ, तो ये 22x है, तो 88x में से फीमेल इतनी है तो मेल होंगे 66x। अब यहां पे देखो नॉन इंजीनियर में, नॉन इंजीनियर में जो मेल है वो 41.66% है। ठीक है, और जो फीमेल है वो बाकी की हैं। अब 41.66% जो है ये कहां से आया, ठीक है, ये पता चलेगा आपको 50% माइनस 8.33% से। यानी कि 50% मतलब इसका 50%, हाफ कितना होगा 6x, 8.33 का मतलब होता है 1/12, तो 12x का 1/12 हो गया x, तो सारे फ्रैक्शन वगैरह काम आ गए कि नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे मेल जो है वो 5x है और फीमेल 7x है। तो अब टोटल मेल कितने हुए भाई, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर, तो मेल इंजीनियर 66 और फीमेल इंजीनियर कितने, सॉरी नॉन इंजीनियर में मेल कितने हैं 5x, तो टोटल मेल हुए 71x। तो टोटल फीमेल कितनी हुई, टोटल फीमेल यहां 22x और यहां पे 7x, तो ये होगी 29x। तो ये मेल इससे कितना ज्यादा है 71x माइनस 29x 42x, तो 42 जो है वो 29 का कितने परसेंट, ये आपको देखना है। ठीक है, तो 29 42 परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, तो पहले किससे जाएगा, पहले 1 से गया 29, फिर 13 बचेगा 130, तो ये फिर किससे गया 29 चौका 116 होता है 116, फिर 40, 29 पंजे तो अप्रोक्सीमेटली 145 है, तो अप्रोक्सीमेटली 145 से नीचे है। देखो यहाँ ऑप्शन बहुत नियर दिए हुए हैं, तो 145 से थोड़ा सा कम होगा ये बिल्कुल, क्योंकि 29 5 जा 145 होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा कम है। तो मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कहने में देखने में एक लाइन का क्वेश्चन था बट लेंदी था भाई, ऐसा नहीं है कि आसान है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल नहीं है। यहां पे आपको क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग्स टू कलकत्ता, कि कलकत्ता से कितने स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। और ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ठीक है, देखने में एक लाइन का है बट फिर से कैलकुलेशन लगेगी, बट मैं चाहता हूं कि आप सोल्व करें। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको कोशिश की ये बताने की कि परसेंटेज पे बेस्ड डीआई कैसा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से डीआई आता है और ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो फाउंडेशन सीरीज है, इस फाउंडेशन सीरीज में हमें आपको एक आइडिया देना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको सोल्व करवाना है। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि परसेंटेज पे डीआई कैसा हो सकता है। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, तो फिर कोई भी रुकावट नहीं होगी आपकी सिलेक्शन में फेज 2 के लिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये जो नेक्स्ट डीआई है ये मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये डीआई थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तो जो लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, वो ये था आपका, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बस प्रैक्टिस करिएगा और इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। हम मेहनत करने को रेडी हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो, तो फिर मुलाकात कल होगी परसेंटेज पार्ट 2 के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।